हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश। 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। ये है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, एक ऐसी ताकत जो देश को आर्थिक महाशक्ति बना सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे युवाओं के पास पर्याप्त रोजगार, कौशल और अवसर हैं? एक तरफ स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति और नवाचार की उड़ान, दूसरी तरफ बेरोजगारी और स्किल गैप की चुनौती। भारत का भविष्य इसी मोड़ पर खड़ा है। क्या ये युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी बनेगी या सबसे बड़ी चुनौती बनेगी? निर्णय आज के कदम तय करेंगे और भविष्य भारत का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया और मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। ये युवा शक्ति भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का आधार बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या सबसे बड़ी चुनौती? इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आदरणीय शो मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सरकारी वित्त के विशेषज्ञ, कैग ऑडिट सलाहकार, बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। सुनील सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही विशेष अतिथि डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, जो हैं पूर्व विधायक, शिक्षाविद, समाज सेवी और प्रतिष्ठित राजनीतिक विश्लेषक। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने राजनीति, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। 3 बार विधायक रह चुके डॉक्टर गर्ग जी केवल एक सफल राजनेता ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद भी हैं, जिन्होंने हजारों युवाओं के भविष्य को संवारने वाले अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उनका योगदान प्रेरणादायक रहा है। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी का। नंद किशोर जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, हम अपने शो में अक्सर बात करते हैं मिशन 2047 की, जिसमें कई वर्टिकल्स पर चर्चा होती है, जैसे जीडीपी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और निवेश है और कई और वर्टिकल्स हैं। क्या कोई ऐसा भी वर्टिकल है जिसपे कंपैरेटिवली कम चर्चा होती हो लेकिन वो हो बहुत इंपॉर्टेंट? देखिए, आम आदमी जब भी किसी विकसित देश की चर्चा करता है तो उसकी निगाह होती है कि उसमें कितनी बड़ी ऊंची इमारतें हैं, कितनी आधुनिक सड़कें हैं, कितना उसका सिस्टम अच्छा है, उसकी कितनी बड़ी इकोनॉमी है या कितनी टेक्नोलॉजी में वो तरक्की कर गए। इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि भाई उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो भूखा सोता हो, नहीं भूखा सोता, मतलब सबके पास काम है, सबके पास कोई ना कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी है जिसमें वो बिजी रहता है, या देश के पास इतना धन है कि पूरे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक का वो ध्यान रख पाए। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो हम इन उपलब्धियों की नींव किसी और चीज पर टिकी होती है, और वह है समाज। समाज का आपसी विश्वास, सहयोग और सहभागिता, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को आज की दुनिया सोशल कैपिटल कहती है। तो यदि हम आसान शब्दों में कहें तो सोशल कैपिटल का अर्थ है कि समाज के लोग एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं, कितनी जिम्मेदारी लेते हैं और सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान करने में कितनी क्षमता रखते हैं। यदि किसी शहर में लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, समाज सेवा में भाग लेते हैं, स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाते हैं, तो वो यह कहलाएगी कि जो हमारा जन साधारण है वो सब में प्रतिभाग कर रहा है,
तो ये उस देश की सोशल कैपिटल कहलाएगी। जापान इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं के बाद भी वहां समाज ने जिस अनुशासन और सहयोग का परिचय दिया है, वह जापान की तरक्की में सरकार के साथ साथ जो समाज का योगदान था वो बहुत बड़ा था। ये वहां की जो सोशल कैपिटल हम कहते हैं, उसका परिणाम था कि उन्होंने जल्दी तरक्की की और बहुत जल्दी विकसित देश बनाया अपने देश को। अब हम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है हमारी सामुदायिक संस्कृति रही है। गांव में लोग मिलकर तालाब बनाते थे, अगर आप पहले ध्यान देखें, विद्यालय बनाते थे। गर्ग साहब इसे अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने बहुत बनवाए हैं। धर्मशालाएं बनवाते थे। राष्ट्र निर्माण में केवल सरकार नहीं होती थी कि खाली सरकार काम करेगी, लोग मिलकर भी काम करते थे। वास्तविकता यह है कि भारत सरकार का कुल व्यय वित्त वर्ष 26-27 के बजट में 50 लाख करोड़ है। यह एक विशाल राशि है, लेकिन 140 करोड़ से अधिक वाले देश में सरकारी संस्थानों के माध्यम से हर सामाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक चुनौती का समाधान संभव नहीं है। मतलब इस बजट से हम 140 करोड़ लोगों को समाधान नहीं दे सकते, इसीलिए सब लोगों को मिलकर अपना योगदान देना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 2047 तक यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो केवल आर्थिक पूंजी पर्याप्त नहीं होगी, हमें सामाजिक पूंजी भी बढ़ानी होगी। हमें ऐसे नागरिक चाहिए और नागरिकों को ये सोच अपनी बदलनी चाहिए कि वो केवल अपने अधिकारों की बात ना करें बल्कि अपने कर्तव्यों की भी बात करें। हमें ऐसा समुदाय विकसित करना होगा जो केवल मांग ना करे बल्कि समाधान का हिस्सा बने। मुझे लगता है कि विकसित भारत का अगला चरण गवर्नमेंट लेड डेवलपमेंट से सोसाइटी लेड डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए और मुझे लगेगा जरूर बढ़ेगा। यही कारण है कि मैं सोशल कैपिटल को विकसित भारत का मिसिंग पिलर अभी तक मानता हूं। विकसित भारत के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें सोशल कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट हो रही। इसीलिए मेरा मानना हमेशा होता है कि जीडीपी राष्ट्र को समृद्ध बनाती है, लेकिन सोशल कैपिटल राष्ट्र को विकसित करती है। विकसित राष्ट्र केवल सरकार नहीं बना सकती बल्कि समाज के सहयोग से ही बन सकता है। नंदकिशोर सर, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत बनाने के लिए सोशल कैपिटल की क्या भूमिका आप मानते हैं, और उसमें सोसाइटीज की, गवर्नमेंट की और हमारे जैसे नागरिकों की क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए? बिना नागरिकों के पार्टिसिपेशन कोई भी समाज, राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आज़ादी के बाद हमने सोचा कि हमने ब्रिटिशर्स को हटा दिया है और अब सब कुछ हमारी सरकार करेगी, और हमारा जो संविधान बना उसमें भी सारा जिक्र अधिकारों का है, राइट्स का है, ड्यूटीज का नहीं है। पूरा संविधान पढ़ेंगे तो पूरे संविधान में भारत शब्द भी शायद एक बार प्रयोग हो। तो भारत को भारत की नज़र से देखने का जब तक नज़रिया नहीं बनेगा, जब तक आगे नहीं बढ़ सकते। और भारत के नज़रिए में समाज सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है, तो राष्ट्र किससे बनता है? उसमें रहने वाले लोगों से। तो हमारा रोल मॉडल, जैसा सुनील जी ने कहा, जापान होना चाहिए था, जो तबाह हो गया था 1945 में हिरोशिमा नागासाकी का। हमारा रोल मॉडल कोरिया होना चाहिए था, जिसको 2 हिस्सों में बांटने के बाद भी आज भी वो अपनी संस्कृति पर, अपने समाज के ऊपर विश्वास करते हैं। आज भी उनको पता है कि हमारी कभी दादी परदादी भारत के अयोध्या से आई थी, उसमें वो गर्व करते। जिस चीज पे गर्व कर सकते हैं वो संस्कृति है। भारत का रोल मॉडल भारत है, और भारत को अब पहली बार 2014 के बाद जो प्राथमिकता दी जा रही है, और उसके अंदर 2047 का टारगेट लगता है किसके लिए, क्योंकि 100 साल हो जाएंगे आज़ादी को। जो सपने देखे थे मेरे शहीदों ने, देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने, वो तो अधूरे हैं, परंतु अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं विश्वास के साथ। उसके लिए जो आवश्यक है परिवर्तन किए जा रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। उसके अंदर ये जो सारी बातें, जो सोशल कैपिटल की बातें होंगी, क्योंकि कैपिटल केवल धन दौलत नहीं है। जिसी ढंग से केवल जो अकल की बात करें तो हम कोशेंट की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, स्पिरिचुअल कोशेंट वहां से मिसिंग है। अब ये सारी चीजों को सप्लीमेंट करते हुए नए भारत का जो निर्माण चल रहा है, जिसके अपने सारा एक कार्यक्रम भी 2047 को दृष्टि में रखते हुए हम सारी चर्चा कर रहे हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और सभी फील्ड में जरूरी है।
केवल हम ज्यादा इंडस्ट्री लगा लेंगे उससे नहीं होगा। जो राष्ट्र खेलों में आगे नहीं होता वो पीछे रहता है। इसलिए भारत की जो सोशल कैपिटल है, भारत के जो समाज की शक्ति है, जैसे सारे स्कूल वही चलाते थे। मैकाले ने स्वयं लिखा था कि भारत के हर गांव में सेल्फ सफिशिएंट है। वहाँ ब्राह्मण वहीं पढ़ाई का काम करते हैं, वो वैद्य का भी काम करते हैं, और जितनी आवश्यक है उतनी शिक्षा का प्रोविजन है। सर्टिफिकेशन नहीं था, जिसके कारण हमें तो अनपढ़ बता दिया। और हमें मैकाले ने जो शिक्षा नीति दी, उसी ने ये न्याय व्यवस्था दी। कितना अजीब लगता है कि न्याय व्यवस्था भी पहली बार भारत न्याय संहिता लगी है। इससे पहले हम गवर्न इंडियन पेनल कोड, सजा देने का गवर्नमेंट का काम नहीं था, न्याय देने का था। इसलिए जो आपका ये जो एपिसोड है जिसमें जो हमारी चर्चा है, तो वो सारी शिक्षा में परिवर्तन, न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, पुल, सारे बड़े बड़े समुद्री रास्ते वो सब बनेंगे और बन रहे हैं, बहुत तेजी से बन रहे हैं। सनातन चिरंतन परंपरा एक प्रवाह है, वो भारत है। और भारत के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट भारत का व्यक्ति है। लेकिन अब समय हो गया है एक छोटे से विराम का, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि सरकार नीतियां बना सकती है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, आपने लंबे समय तक शिक्षा, समाज सेवा और सरकार के साथ काम किया है। आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि लोगों की भागीदारी, लोगों का योगदान कितना इम्पोर्टेंट है? क्या आप सर की बात से सहमत हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। नंदकिशोर जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे हम पिछले, जब आज़ाद नहीं था, कैसे हम चलते थे। समाज का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश को बनाने में होता था और वो मिसिंग हुआ बहुत लंबे समय से। 2014 के बाद दोबारा से समाज को मान्यता मिलनी शुरू हुई और समाज को भागीदार बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि सरकार नीतियां बना सकती है, संसाधन उपलब्ध कर सकती है, दिशा दे सकती है कि किस दिशा में आगे बढ़ो, कैसे काम करो। यदि समाज उस दिशा में आगे बढ़ने को तैयारी ना हो तो विकास अधूरा रह जाएगा। अगर समाज कुछ ठान ले और सारा समाज मिलकर काम करे तो इतना बड़ा देश है, हम किसी भी पोजीशन पे विकसित भारत 2047 का सपना बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। जैसे मैं आज देखूं, भारत वर्ष में 15 लाख विद्यालय हैं, जिसमें बड़ी संख्या में निजी ट्रस्ट और समुदाय संस्था, क्योंकि स्कूल का एफिलिएशन हमारे देश में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, मतलब एनजीओ को मिलता है, जो कि प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट को मिलता है। तो उसमें अगर आप देखें, और इसी प्रकार से लगभग 2.25 लाख से अधिक हमारे हेल्थ की सुविधाएं हमारे देश में हैं, जिसमें हजारों धार्मिक अस्पताल चल रहे हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था द्वारा संचालित चल रहे हैं। और अगर मैं सीएसआर के माध्यम से भी देखूं तो हमारे देश में भारतीय कंपनी प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ से अधिक का सामाजिक विकास कार्यों पर खर्च कर रही है, जो कि विभिन्न ट्रस्ट, फाउंडेशन, इन सब के जरिए, जो कि हमारा कानून बना हुआ है
कि भाई जितने भी बिजनेसेस हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो सब कुछ हो रहा है। मैं हमेशा बोलना चाहता हूं कि जब भी हम बात करते हैं किसी राष्ट्र की, तो राष्ट्र सब लोगों से बना है। हम लोगों ने चुन के एक सरकार बनाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार सब कुछ करेगी। हमने ये बोला कि हम सब लोगों ने चुन के कुछ लोगों को आगे भेजा कि वो नीतियां बनाएंगे, लेकिन कार्य तो हम ही लोग करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कितने मर्जी संस्थान बनाएं, चाहे वो संस्थान सरकारी हो, चाहे वो संस्थान प्राइवेट हो, या वो संस्थान नॉट फॉर प्रॉफिट के संस्थान हो, उन सभी संस्थानों में अगर आप देखेंगे तो अगर लोग उस भावना से काम करना शुरू करेंगे तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे और हमारा देश विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। नंदकिशोर जी, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे शिक्षा है, पर्यावरण संरक्षण है और जागरूकता है, और जन भागीदारी यानी कि एक सिविल सोसाइटी की भागीदारी इसमें कैसी होनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण में ये कैसा प्रभाव डालेगा? राष्ट्र की परिभाषा में ही जन सबसे पहले है। मैन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जितने 7 एम्स होते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जितना जो थ्योरी दी थी, उसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया था वो आदमी पे, व्यक्ति पर। और व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट के बिना व्यक्ति केवल रिसीवर सरकार का बन जाए, जैसे सुनील जी बता रहे थे, केवल हमने डिपेंडेंट बना दिया। और तो कोरोना काल में हमने देखा कि समाज कैसे खड़ा हो गया और कैसे एक दूसरे की मदद की, कैसे एक दूसरे को अपना समझा। एनजीओज बहुत सारे आगे आए। अपने की परिभाषा जो है आज रह गई सीमित, मैं, मेरी पत्नी या मेरे बच्चे तक। उसका विस्तार, स्व का विस्तार आवश्यक है। और जिस दिन हम ये सोच लेंगे देश मेरा है, मेरी जिम्मेवारी है नदियों का बचाने का, जंगल को बचाने का, तो जीवन अपने आप बचेगा। परंतु हम सब ने क्या सोचा, उपभोग अधिक से अधिक। गर्मी में एसी फुल चलाएंगे, 18 पे चलाएंगे और कंबल ओढ़ेंगे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये कौन सिखाएगा? ये घर परिवार से लेके समाज यदि जागरूक होगा तो सब कुछ होगा, होना शुरू हो गया है। स्वच्छता के ऊपर पहली बार जो गांधी जी जोर देते थे, इस सरकार ने उसका एक हैबिट ही बना दिया। अब हमें भी शर्म आती मूंगफली खा के छिलका फेंकने, बच्चा ही टोक देता है। ये क्यों? पहले क्यों नहीं था? पहले था। स्वच्छता को हमने भगवान ही माना था, परंतु ये सारी चीजें फिर से अंडरलाइन होकर जिसपे स्ट्रेस हो रहा है वो होनी शुरू हो गई। तो हमारे लिए रोल मॉडल आज भी भारत ईस्ट का हिस्सा है। वेस्ट की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, खाओ पियो मौज करो। हम पूरब वालों की, जिसमें जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत, चीन समेत, इनकी फिलॉसफी सबको साथ लेकर चलने की है। और सबको साथ लेकर चलने का मतलब सबको अपना समझना। जब हम सबको अपना समझेंगे तो बाकी सारी चीजें इसी से ड्राइव होंगी। इसलिए प्रकृति का शोषण नहीं हो, दोहन तो होना चाहिए। माँ का दूध पीते हैं हम, परंतु दूध पीते समय कोई बच्चा अपनी माँ को काटता तो नहीं है। इसी प्रकार से प्रकृति का, ये सारी जो चीजें हैं, विकसित राष्ट्र हर चीज में विकसित होगा, केवल बड़ी बड़ी सड़कें पुल से नहीं होगा। और हम सबको साथ लेके चलते हैं, उसी के कारण है कि आज भारत को मान्यता मिलनी शुरू हो गई। भारत के बिना कोई देख नहीं सकता भारत की ओर टेढ़ी नजर से। तो हमारी शक्तिशाली होना भी जरूरत है। कमजोर की कौन सुनता है? तो शक्तिशाली की तो सब सुनेंगे। तो शक्तिशाली केवल फौज तो नहीं हो सकती। जब हम सभी इन्वॉल्व होंगे तो आज पाकिस्तान घबराता और चीन भी अब डोकलम के बाद कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पा रहा। और बाकी तो देश हैं ही इतने छोटे या कमजोर। अब भारत के बिना विश्व की कल्पना करना लगभग असंभव है सबके लिए। और ये आने वाले 1 साल में और सिद्ध हो जाएगा कि भारत सबको साथ लेकर चलकर सबके भले की सोचने वाला केवल एक संस्कृति वो भारत की है। लेकिन अब समय हो गया है एक छोटे से विराम का। एक दिन में इतना सामान आ जाता है, उसको पैक करके भेजना। इस यूथ में सब कुछ है, इसको हमने इग्नोर किया। India has come a long way. From new ideas to new possibilities to new milestones. With every step forward, India has continued to grow and evolve. And for the last 50 years, Vikas Group, a leading B2B supplier across diverse sectors, has been part of that journey, driven by innovation and excellence.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, आज इंडिया में बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं। अगर डेवलप्ड नेशंस को देखें तो उनसे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? माननीय मोदी जी ने आह्वान किया पूरे देश के सामने कि हम सब मिलके, मतलब पूरे समाज मिलके, समाज सारे लोगों से मिलता है, मतलब सब लोग मिलके, सारी सरकारी संस्थाएं मिलके, सभी व्यक्ति मिलके राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनवाएंगे जब हम 100 साल होंगे। लेकिन जब हम दुनिया के विकसित देशों को ध्यान से देखते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, उनकी सफलता केवल आर्थिक प्रगति की कहानी नहीं है बल्कि सामाजिक शक्ति की भी कहानी है। यदि आप जापान को देखें तो वहां की सबसे बड़ी ताकत केवल तकनीक नहीं, वहां के नागरिकों में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना बहुत गहरी है। जापान में बड़ी संख्या में लोग सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी सामाजिक कार्यों और जो उनकी लोकल गवर्नेंस की एक्टिविटी है उससे जुड़े रहते हैं और यह नहीं सोचते कि यह राष्ट्र निर्माण अब सरकार करेगी, हम रिटायर हो गए, हम कुछ ना करें। उसके बाद वो अपना पूरा का पूरा समय राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं और उसके लिए काम करते हैं और वो हमेशा मानते हैं कि मैं उस प्रक्रिया का भागीदार हूं जिससे राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अब हम जर्मनी को देखते हैं। जर्मनी जहां उद्योग मजबूत हैं लेकिन उससे अधिक मजबूत है वहां की संस्थाएं। लोग नियमों का पालन करते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, समाज सामूहिक हितों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपने लिए नहीं समाज के लिए देखना है, अपने हित से ऊपर समाज के हित को रखता है। यही कारण है कि उनकी व्यवस्था स्थिर और प्रभावी बनी रहती है और वो विकसित राष्ट्र बने हैं और बहुत तरक्की की उन्होंने आगे से और उनकी तरक्की से पूरे विश्व को फायदा हुआ। उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत जगह दी। अब सिंगापुर का उदाहरण लेते हैं, नई छोटी कंट्री। वहां का विकास केवल सरकारी नीतियों की वजह से नहीं हुआ, वहां नागरिक अनुशासन और स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक हितों के प्रति सम्मान को जीवन शैली का हिस्सा बनाया गया है। सरकार और नागरिकों ने मिलकर विकास की कहानी लिखी है। सभी देशों में अगर हम देखें, जितने भी विकसित राष्ट्र है, सोशल कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी विकसित राष्ट्र ऐसा नहीं पाएंगे जहां पर कि व्यक्ति अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेता हो। हर विकसित राष्ट्र में आप देखेंगे कि हर व्यक्ति अपने से पहले समाज को देखता है और राष्ट्र को देखता है। क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। मेरा मानना है कि विकसित भारत 2047 की यात्रा में सोशल कैपिटल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हमारे पास दुनिया का सबसे युवा आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हजारों वर्ष की, जैसे गर्ग साहब ने बताया, हजारों वर्ष की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है जो कि किसी और के पास नहीं है। हमारी पारिवारिक संस्थाएं का जो हमारा, जिसे हम फैमिली को एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं, हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं है, तो पारिवारिक व्यवस्था हमारी जो है, हमारी सेवा की परंपरा जो है, हमारे धार्मिक और सामाजिक संगठन जो हैं, हमारी सामुदायिक संस्कृति जो है, ये सब सोशल कैपिटल के मजबूत स्रोत हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपनी सामाजिक शक्ति को एक राष्ट्रीय विकास की शक्ति में बदलें। मतलब जो भी सामाजिक कार्य कोई भी व्यक्ति या संस्था कर रही है, उसको राष्ट्रीय विकास में कैसे बदला जाए। मतलब आपने शुरू करके उसे एक लेवल पे छोड़ना कभी नहीं है जब तक कि राष्ट्र के विकास में उसका भागीदारी शुरू ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि 2-5 साल चला के आपने बंद कर दिया कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, उसके बाद नए नागरिक आके उसे संभालें। यदि हर नागरिक अपने शहर, अपने गांव, अपने विद्यालय, अपने पर्यावरण को, अपने समाज के लिए कुछ समय निकाले और योगदान करने का संकल्प ले कि मैं समाज को जरूर समय दूंगा। यदि हमारे वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभव को समाज के साथ साझा करें, यदि हमारे युवा केवल करियर की नहीं बल्कि समुदाय से भी जुड़े, मतलब वो ये ना देखें कि मेरे को अपने सब करियर देखना है, वो ये भी देखें कि करियर के साथ समाज को भी आगे बढ़ाना है। यदि सरकारी संस्थाएं और सरकार मिलकर काम करे, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए, तो भारत विकास का एक ऐसा मॉडल दुनिया के सामने रख सकता है जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी प्रेरणादायक होगा। तो सर, जन जागरूकता के लिए जो एनजीओज हैं या सामाजिक संगठन है, उनको क्या करना चाहिए? बस जो अच्छी चीजें थी वो हमने खत्म क्यों की। फिर आज एनसीसी है। मैं 67 में जब एनसीसी ज्वाइन की और शायद 1970 आते आते एनसीसी को सरकार ने कोई मदद देना ही बंद कर दिया है, सरकार की तरफ से वो बैक बेंच पे रख दी। आज एनसीसी एक जागरूक नागरिक बनाने का, इजराइल हमारे सामने उदाहरण है ना। दिन में आदमी फैक्ट्री में या लैब में काम कर रहा है, रात को सीमाओं पे जा रहा है। तो सबसे आवश्यक है कि उन चीज़ों को फिर से
जागृत करना है, एनसीसी, एनएसएस है। अब मोदी जी ने हर कॉलेज को 5-5 गांव अडॉप्ट कराए हैं पिछले 5 साल में। ये इन्वॉल्वमेंट होना शुरू किया, हमारे बच्चे गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, वही बच्चे काम कर रहे हैं। अपना घर एक हम कार्यक्रम चलाते हैं बूढ़े अनाथ लोगों का, जिनका कोई नहीं है, और बच्चों ने जाके देखा, ये तो बड़ा काम हो रहा है। आज हम एक अपील करते हैं कि जिसके घर में जितना स्पेयर कपड़े या कोई चीजें ले आओ, और एक दिन में इतना सामान आ जाता है उसको पैक करके भेजना। इस यूथ में सब कुछ है, इसको हमने इग्नोर किया और इसको केवल जॉब ओरिएंटेड वो बना दिया कि नौकरी करनी है और अपने लिए जीना है। मैं अपने 10,000 बच्चे यदि एक कॉलेज में पढ़ते हैं, वो उनके एयर मार्शल को बुलाया हमने, क्या सीन क्रिएट हुआ उस दिन, जिस दिन एयर मार्शल जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उसके बाद 6 बच्चे इस साल कमीशन ऑफिसर निकल गए उस प्रेरणा से, 3 एयरफोर्स में के 2 नावल में भी। आज देश को सैनिकों की जरूरत है, ऑफिसर्स की जरूरत है। 10,000 ऑफिसर्स की पोस्ट खाली हों और देश में युवा भ्रमित इसलिए नहीं जा रहा। सबको यदि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना है तो देश की रक्षा कौन करेगा? इसलिए हम सब लगेंगे और इन पे विश्वास करना पड़ेगा, जिसको न्यू जेन कह के भरमाने की कोशिश की कुछ लोगों ने। भारत में तो भरमा नहीं पाया कि भारत का यूथ भारत के प्रति सजग है, वो विवेकानंद को पढ़ने लग गया है, स्वामी दयानंद को जानने लग गया है, अरविंद योगी को समझने लग गया है। इसलिए भारत के यूथ से कोई मुझे भ्रम नहीं है, वो सब जागरूक होके आगे बढ़ेंगे और 47 का सपना उन्होंने ही पूरा करना और उनके लिए ही होना है। उनकी आने वाली पीढ़ी तो फिर वो सारी चीजें सही सहज रूप से उपभोग करेगी। तो आज इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हमने डिस्कशन की और आपने सारे सवालों के जवाब दिए, हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक था। हमारे शो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की चर्चा में हमने जाना कि भारत की युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन इस पूंजी को शिक्षा, कौशल, नवाचार और रोजगार के अवसरों से जोड़ना उतना ही आवश्यक भी है। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी और सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन ये चर्चा अभी अधूरी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि सरकार, उद्योग जगत और समाज मिलकर इस जनसांख्यिकी शक्ति को विकसित भारत के निर्माण में कैसे बदल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।